हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल, बिहार में जो विगत जो प्रश्न पूछे गए हैं 10-12 साल में जो प्रश्न पूछा गया है उसी का हम लोग डिस्कशन भी देखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बीपीएससी टीचर के लिए और सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग इसमें देखेंगे इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सारा एंगल हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हो जाता है ना। पाटलिपुत्र के बारे में इनमें से कौन सा स्रोत है जो जानकारी देता है किसके बारे में, प्राचीनतम पाटलिपुत्र के बारे में। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो भग्नावशेष हो जाएगा, सही है। यात्रा वृतांत भी है जो इसके बारे में बताता है। धार्मिक ग्रंथ भी है, कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ भी है जो पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन करता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। इसका मतलब यह है एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाता है। इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है ना। प्राचीनतम पाटलिपुत्र के संबंध में जो जानकारियाँ हैं वो भग्नावशेष से प्राप्त होता है। यात्रा वृतांत, बहुत ऐसे यात्री हैं, विदेशी यात्री, जिन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन किया है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी पाटलिपुत्र के बारे में चर्चा किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर के ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। आंसर इसका ई हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि बिहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। कहता है कौन सा कथन सत्य हो जाता है ये बताइए। ये जो 5 हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन है ना, इसी में कहता है कि बताइए कौन सा कथन बिहार के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पुरातात्विक उत्खनन के स्रोत मिलते हैं बिहार में, ये सही है एकदम। और बिहार में आदि मानव निवास करते हैं, है ना, आदि मानव निवास करते हैं, ये भी सही है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो देखिएगा 1,00,000 वर्ष पूर्व, 1,00,000 वर्ष पूर्व जो है ना, 1,00,000 वर्ष पूर्व आदि मानव के प्रमाण मिलते हैं। आदि मानव के प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सही है। और बिहार से प्राप्त सबसे पुराना अवशेष जो है, सबसे पुराना अवशेष पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य आपको बिहार से मिलता है। मुंगेर का, बिहार का मुंगेर जो है मध्य प्रस्तर युग का एक महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल हो जाता है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो कहता है कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ये कथन सारे के सारे कथन सत्य हो जाते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि सारे के सारे कथन क्या है, सत्य हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक युग के, है ना, ऐतिहासिक युग के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनुष्यों की बसावट सर्वाधिक दर्ज की गई है ना। बसावट सर्वाधिक दर्ज किया गया है किस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है, आंसर क्या है, गंगा घाटी का क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे, है ना। गंगा घाटी का क्षेत्र यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में लोहा की प्राप्ति होती है ना। यहाँ पे लोहा की प्राप्ति होती है, ठीक है। और एक चीज़ और भी दिखती है, सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पूर्व के कुछ जंगलों को काट कर जला करके उसको साफ किया गया ताकि रह सके आदमी, है ना। उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें प्रमाण मिलेगा। और यहाँ पे प्रमाण मिलता है आर्यों के बसने का, रहने का निवास स्थल। लेकिन गंगा घाटी क्षेत्र में हम लोग देखेंगे और कहता है किस क्षेत्र में मनुष्यों की बसावट सर्वाधिक है, तो ये लोहा की प्राप्ति यहाँ पे हुआ और लोहा ने क्रांति पैदा की एक कृषि के क्षेत्र में, है ना। और दूसरा हथियार बनाने में जो वहाँ के सम्राट इसका इस्तेमाल किया, और सम्राट अपने शक्तियों को बढ़ाने में इस लोहा का प्रयोग किया, इस लोहा का। इस तरीके से समाज सबसे ज़्यादा गंगा घाटी क्षेत्र में क्या हुए, आकर के बसने लगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, है ना, कौन सा कथन जो है गलत है। कहते हैं कौन सा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, है ना, कौन सा कथन गलत हो जाएगा। तो देखिए गलत जो है ये सी आंसर हो जाएगा। बाजारवाद ने शिल्पी, कारीगर और श्रमिक वर्ग को प्राश्रयहीन कर दिया, प्राश्रयहीन नहीं किया था, है ना। ये जो है यह कथन असत्य हो जाता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न।
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है ना। युग्म जो है ये गलत सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। युग्म जो है गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ई हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है, ई हो जाएगा। यहाँ जितने भी जो सुमेलन किए गए हैं ये सारे के सारे यहाँ पे सही होते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। चेचर की बात करें तो वैशाली है, पैसरा मुंगेर जेठिया नालंदा केवल गया में पड़ता है, यह एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ताम्रपाषाण युग के स्रोत नहीं है ना। ताम्रपाषाण युग के स्रोत नहीं है इनमें से। तो ताम्रपाषाण का मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा तांबा, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, है ना। तांबा और पत्थर का युग है, ठीक है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा लोहे के औजार। ताम्रपाषाण काल में लोहा प्राप्त नहीं होता, लोहा की प्राप्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, उत्तर वैदिक काल में, है ना। इसीलिए आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, सी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य, है ना। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य अधिकतम कहाँ मिलते हैं। प्रागैतिहासिक जो है साक्ष्य कहाँ अधिकतर मिलते हैं, तो ये आंसर आपका हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा, है ना। एक नदियों के किनारे भी मिलते हैं इनके साक्ष्य प्रागैतिहासिक, और पहाड़ी गुफाओं में भी प्राप्त होता है ना। पहाड़ी गुफाओं में प्राप्त होता है यहाँ पे। और ये देखिए लाइब्रेरी और पूजा स्थलों की जो प्राप्ति है यहाँ पे, ये आपको ऐतिहासिक काल में आता है ना। ये आपको ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल में आप देख सकते हैं वहाँ पे लिपि प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य अधिकतम जो मिले हैं नदियों के किनारे हैं, और पहाड़ी और कंदराओं और गुफाओं में अधिकतर मिलते हैं। लाइब्रेरी और पूजा स्थलों की बात करें तो ऐतिहासिक काल की यह घटना हो जाती है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में लिपियाँ भी मिलता है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी गया है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। बिहार में नौपाषाण उपकरण कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। बिहार में नौपाषाण उपकरण जो है कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है, तो देखिए इसका आंसर ई हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। अगर हम लोग बिहार में नौपाषाण उपकरण की बात करें, है ना, तो ये देखिएगा सबसे पहले अगर हम लोग भीम बांध की बात करें तो कहाँ पे है, यह मुंगेर में हो जाएगा, है ना। मुंगेर में। केवूर जो है यह आपको गया में पड़ता है, और शनिवार जो है यह कहाँ पे है, रोहतासपुर हो जाएगा, है ना। रोहतासपुर एक से अधिक हो जाता है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे आप देखिएगा कुतुबपुर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह हाजीपुर में हो जाता है ना, हाजीपुर। और वैशाली में आपको पता ही होगा चेचर जो है ना, चेचर कहाँ पे है, तो वैशाली में है ना, वैशाली में। और एक और भी जगह है चिरांद, है ना। चिरांद कहाँ पे है, तो ये छपरा में हो जाता है, सारण में, ठीक है। और ये नौपाषाण कालीन स्थल है, इसको एकदम रट लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। बिहार में नौपाषाण उपकरण जो है भीम बांध है, केवूर सोनवार कुतुबपुर, भीम बांध मुंगेर में, केवूर गया में हो जाएगा, शनिवार रोहतास में है, कुतुबपुर हाजीपुर में, चेचर वैशाली हो जाएगा, और चिरांद जो है यह छपरा सारण में हो जाता है। इन सारी जगहों से नौपाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं बिहार में। बिहार में नौपाषाणिक जो स्थल है पूछा जाता है, बहुत बार सवाल जो है पूछा गया है आपसे। चलिए अगला हम लोग सवाल यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है श्वेतपुर। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाता है, अगला प्रश्न देखिए, श्वेतपुर जो विकसित नौपाषाणिक बस्तियों में प्रमुख है, कहाँ स्थित है ना, कहाँ स्थित है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पूछता है कहाँ स्थित है ना, बस्तियों में जो है कहता है कहाँ स्थित हो जाता है। चलिए प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे कि श्वेतपुर जो विकसित नौपाषाणिक बस्तियों में प्रमुख है, कहाँ स्थित हो जाता है।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह आंसर ए हो जाता है ना। चेचर जो है वैशाली में स्थित हो जाता है। चेचर क्या है, वैशाली, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि दिए गए निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित चुनिए। सही सुमेलित यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए सही सुमेलित क्या हो जाएगा, है ना। तो सही सुमेलित में ये देखिए, इसका आंसर बी है, यही हो जाता है आपको सही सुमेलित। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग मांझी की बात करें, है ना, मांझी की बात करें, ठीक है, और हम लोग चिरांद की अगर बात करते हैं, चिरांद, है ना, तो मांझी और चिरांद जो है यह सारण छपरा में है ना। कहाँ पे है, तो सारण में हो जाएगा, है ना, छपरा। उसके बाद अगर हम लोग भीम बांध की बात करें, यहाँ पे भीम बांध, तो भीम बांध आपको कहाँ पे हो जाता है, मुंगेर में हो जाएगा, है ना। और ताराडीह की अगर बात किया जाए तो ये आपको गया हो जाएगा, है ना, गया हो जाता है। और मनेर जो है ना, मनेर की अगर बात करें तो मनेर कहाँ पे है, तो मनेर आपको पटना हो जाएगा, है ना, पटना में हो जाता है, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो दिए गए निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित जो है वो बी आंसर हो जाता है, बाकी सबका सुमेलित गलत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि चिरांद किस नदी के किनारे है ना। चिरांद जो है, चिरांद यहाँ पे जो छपरा में है, चिरांद छपरा में है, और कहता है किस नदी के किनारे है, तो ये नदी कौन हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे है, ये गंगा नदी के किनारे है। चिरांद की अगर बात हम लोग करें तो यह नौपाषाणिक स्थल हो जाएगा, है ना, नौपाषाणिक स्थल हो जाएगा। और ये ताम्र पाषाणिक स्थल भी है ना, यह ताम्र पाषाणिक स्थल भी है, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चिरांद अभी वर्तमान के सारण में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही हो जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो प्राचीन काल में बिहार विशाल साम्राज्यों, शिक्षा के केंद्र और संस्कृति का गढ़ था, ये बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट कहता है कि बिहार का नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान पर बिहार शब्द से हुआ है, बिल्कुल सही है। और बिहार क्या है, बिहार का अपभ्रंश है। बिहार के क्षेत्र मगध, मिथिला और अंग धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन भारत के महाकाव्यों में वर्णित है, ठीक है, एकदम सही का सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही है इसमें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। व्रत, है ना, यहाँ पे कहता है कि व्रत शब्द का संबंध किससे हो जाता है, ठीक है। व्रत शब्द का जो संबंध है किससे हो जाएगा, व्रत शब्द का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये संबंध इसका बिहार से होता है ना, बिहार से होता है। और देखिए बिहार का जो वर्णन है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बिहार का वर्णन अथर्ववेद में प्राप्त होता है ना, अथर्ववेद में प्राप्त होता है। और दूसरा एक ग्रंथ है जिसका नाम है पंचविश, है ना, पंचविश में भी, है ना, पंचविश ब्राह्मण जो है ना, इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। अगर हम लोग व्रत की बात करें तो व्रत का अर्थ क्या होता है ना, व्रत का अर्थ इसमें लिखा गया है संस्कार विहीन, है ना, संस्कार विहीन होता है, ठीक है, संस्कार विहीन हो जाता है, ठीक है। और अथर्ववेद में अथर्ववेद में मगध के लिए, है ना, अथर्ववेद में मगध के लिए इसका प्रयोग किया गया है व्रत का, है ना। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में मगध के लिए व्रत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। व्रत शब्द का संबंध किससे है, तो बिहार से हो जाता है। बिहार का वर्णन बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मिलता है आपको, रामायण में भी है, महाभारत में भी है, आरण्यक में भी है, शतपथ ब्राह्मण में भी है, अथर्ववेद में भी है, पंचविश में भी है, ठीक है। तो व्रत का मतलब होता है संस्कार विहीन,
और संस्कार विहीन है। और व्रत का अगर देखें तो तादात्म्य जो मगध के क्षेत्र से लगाया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण का रचना कब हुआ, है ना। शतपथ ब्राह्मण का रचना कब होता है, तो शतपथ ब्राह्मण का रचना 800 ईसा पूर्व में है। 800 ईसा पूर्व में शतपथ ब्राह्मण का रचना हुआ। कब? 800 ईसा पूर्व में, है ना। और इसमें कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल जब हम लोग पढ़ेंगे 800 सॉरी, तो इसमें आपको मिलेगा कि आर्यों के द्वारा, है ना, आर्यों के द्वारा जंगलों को जला करके साफ किया गया। और ये गंगा के घाटी के क्षेत्र में रहने के लिए ये लोग जला के साफ कर रहे थे। कौन? आर्य लोग, है ना। और ये शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे सर्वाधिक प्रमाणित ग्रंथ हो जाता है ना। यह सर्वाधिक प्रमाणित जो है प्रमाणिक ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है। आर्यों का आगमन की अगर बात करें तो ब्रिटिशों ने 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी का काल रखा है। और आर्य के बारे में कहा जाता है, बहुत ऐसे विद्वान हैं जो ये कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे, है ना। मध्य एशिया से आए थे। कुछ लोग ईरान भी मानते हैं, है ना, ईरान भी मानते हैं। यहाँ तक कि बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक क्षेत्र मानते हैं। और जब आर्य सबसे पहले आए तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए, है ना। सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। पंजाब का क्षेत्र भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार का वर्णन मिलता है ना। नेक्स्ट सवाल हमारा हो जाएगा, बिहार का वर्णन मिलता है। तो बिहार का वर्णन कहाँ मिलेगा, है ना। बिहार का वर्णन जो है कहाँ मिलता है, तो ये देखिए बिहार का जो वर्णन है इसमें हम लोग देखते हैं बिहार का वर्णन आपको क्या हो जाएगा, अथर्ववेद में हो जाता है ना। और आपको पंचवीस में भी मिलता है बिहार का वर्णन। ठीक है। अथर्ववेद और पंचवीस में भी इसका वर्णन मिलता है। एक से अधिक हो जाएगा, आंसर क्या है, ई हो जाता है ना। ई हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा का प्राचीनतम स्रोत क्या है। चर्चा का प्राचीनतम स्रोत क्या हो जाता है, तो चर्चा का प्राचीनतम स्रोत की अगर बात किया जाए तो ये शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है। पिछले बार हम लोगों ने इसको किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट हो जाएगा इसके लिए, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, है ना। आर्यों का आगमन कब हुआ पूर्वी भारत में, पूछा जा सकता है आपसे। यह प्रश्न भी बनता है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, है ना। तो ये कब हो जाता है पूर्वी भारत में, तो देखिए वैदिक काल हो जाएगा, है ना। क्या हो जाता है, वैदिक काल में। ठीक है। वैदिक काल में होता है। इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग आर्य के बारे में। तो हम लोगों को पता है कि सप्त सैंधव प्रदेश में ही आकर के ये लोग बसे और ये मध्य एशिया से चल कर के आए थे, है ना। मध्य एशिया से ब्रिटिशों के द्वारा उन्होंने ये कहा कि इसका जो काल है 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी काल उन्होंने घोषित किया था अंग्रेजों ने। ठीक है। अंग्रेजों ने घोषित किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सर्वाधिक संख्या में आर्यों का आगमन, है ना। सर्वाधिक संख्या में आर्यों का आगमन जिस समय बिहार सहित पूर्वी भारत के क्षेत्र में हुआ, उस समय किस वेद की रचना हो रही थी, तो उस समय में वेद की रचना जो हुआ अथर्ववेद का रचना हो रहा था, अथर्ववेद का, है ना। उस समय अथर्ववेद का रचना हो रहा था, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें कीकट क्षेत्र का संबंध किससे है ना। कीकट क्षेत्र का संबंध पूछता है किससे हो जाता है, तो कीकट क्षेत्र का संबंध जो है यह बिहार से हो जाएगा, है ना। कीकट क्षेत्र का संबंध क्या है, बिहार से हो जाता है। और देखिए कीकट की अगर बात करें तो देखिएगा इसी को वराह पुराण में, है ना, इसको कहा गया है अपवित्र देश, है ना।
अपवित्र देश कहा गया है। ठीक है, वराह पुराण में इसको अपवित्र देश कहा गया है बिहार को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कट क्षेत्र का संबंध किससे हो जाता है, तो बिहार से हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें बिहार का वर्णन मिलता है। बिहार का वर्णन किसमें मिलता है, तो देखिए उपरोक्त में से ये सभी हो जाएगा, है ना, सभी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा शतपथ ब्राह्मण में भी इसका वर्णन मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, और पंचवीस, है ना, पंचवीस ब्राह्मण में भी शतपथ ब्राह्मण में वर्णन मिलता है, पंचवीस ब्राह्मण में वर्णन मिलता है, और आरण्यक जो है ना, आरण्यक में भी इसका वर्णन मिलता है, महाभारत में भी वर्णन है, रामायण में भी इसका वर्णन है ना, महाभारत में भी इसका वर्णन है, रामायण में भी इसका वर्णन है, और इसका वर्णन पुराण में भी मिलता है, और इसका वर्णन जो है पुराण में मिलता है ना। बिहार का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा, पंचवीस हो जाता, आरण्यक हो जाएगा, महाभारत, रामायण, पुराण में, इन सारे चीज़ों में इसका वर्णन मिलता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाल्मीकि रामायण में वर्णित मलद और करुणा शब्द का उल्लेख किस क्षेत्र के लिए किया गया है ना। मलद किस क्षेत्र के लिए किया गया है, तो ये बक्सर के लिए किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, बी है ना। मलद और करुणा, है ना, शब्द का उल्लेख जो है बक्सर के लिए किया गया है इसमें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहता है कि उपनिषद काल के दौरान बिहार में दर्शन, धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन है। महान केंद्र कौन हो जाता है, तो ये देखिए विदेह हो जाएगा। आंसर क्या है, सी हो जाता है। किसका, दर्शन का, धर्म का और ज्ञान का जो है प्रमुख केंद्र और महान केंद्र के बारे में बात करें तो ये विदेह हो जाता है यहाँ पे, है ना, विदेह है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद बिहार में हैं। पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपदों में कितने महाजनपदों की संख्या है बिहार में, तो यहाँ पे 3 महाजनपद हो जाते हैं, है ना, 3 महाजनपद हो जाते हैं। पहला अगर हम लोग बात करें तो मगध हो जाएगा, मगध महाजनपद है। दूसरा अंग हो जाएगा, है ना, महाजनपद। और तीसरा जो है वज्जी हो जाता है ना, वज्जी महाजनपद। यहाँ पे बिहार में 3 महाजनपद हैं। सर्वाधिक महाजनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बिहार में बार बार सवाल पूछता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद हैं जो बिहार में है, तो 3 महाजनपद हो जाएंगे। मगध, अंग और वज्जी, मगध, अंग और वज्जी हो जाएगा, 3 महाजनपद है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे है कि अंग महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र पूछा जा रहा है। अंग महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी है, भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा, भागलपुर और मुंगेर हो जाएगा। अंग की राजधानी की बात करें, है ना, तो अंग की राजधानी जो पूछा जाता है ना, अंग की राजधानी कहाँ है, तो अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा, है ना, चंपा हो जाता है। और चंपा का प्राचीनतम नाम भी कभी पूछा जा सकता है तो मालिनी हो जाता है। चंपा का प्राचीनतम नाम जो है मालिनी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पटना तथा गया का वर्तमान क्षेत्र, है ना, पटना तथा गया का वर्तमान क्षेत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद का भाग हो जाता है। किस महाजनपद का भाग हो जाएगा, तो ये देखिए मगध का हो जाता है, मगध का। पटना और गया क्या हो जाएगा, मगध का। और यहाँ पे देखिए मगध की राजधानी की बात किया जाए यहाँ पे, तो राजधानी गिरिब्रज हो जाएगा, है ना, गिरिब्रज इसका राजधानी हो जाता है। और अभी के वर्तमान में देखिएगा तो मगध प्रमंडल भी है ना। और इसका वर्णन सबसे पहले अगर मगध की बात किया जाए तो इसका वर्णन सबसे पहले अथर्ववेद में होता है ना। इसका वर्णन क्या है, सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो ये सेशन इतना ही तक था। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को बहुत गर्मी है।